बीड़ी से लगा के बिल्डिंग तक का जो सफर है बहुत ही शानदार सफर है। आपका बैंक बैलेंस होना चाहिए। आप कौन सी गाड़ी में जाते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। रियल एस्टेट का सबसे बड़ा चाबी है आपका कैश फ्लो, आपका मार्केटिंग। रियल एस्टेट आपको रातों रात करोड़पति तो नहीं बनाएगा, लेकिन रातों रात आपको रोडपति जरूर बना सकता है। हाँ, कोई लैंड, घर, विला कुछ भी लेने से पहले क्या क्या सावधानियां उन्हें रखनी चाहिए? आप टैक्स चोरी मत करो। आप 100% ईमानदारी से टैक्स पे करो, क्योंकि ये सबसे बड़ा दान है। बिजनेसमैन फ्रेंडली लॉ कभी बनता ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। हर प्रोडक्ट के साथ ज़रूरत भी जुड़ी होती है, इमोशन जुड़ा होता है और नफ़ा कमाने की एक चाह भी जुड़ी होती है। एडवोकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप प्रॉपर्टी लीजिए, पहले अच्छे एडवोकेट के पास जाइए। अगर कोई रियल एस्टेट में आ रहा है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बिजनेस को ग्रो करने की? जितना पैसा उतना कम है रियल एस्टेट में, और आपके पास 1 रुपया भी नहीं है तो आपको मैनेज करने आना चाहिए। आप कंफर्ट जोन में रहकर रियल एस्टेट नहीं कर सकते। तो मैंने ठोकर खा के बहुत कुछ सीखा है। मेरी जितनी भी प्रेरणा मिली है मुझे ठोकर खा के मिली है। बॉसकास्ट, द मेकिंग ऑफ अ बॉस। रियल एस्टेट बिजनेस का तो ऐसा है कि हर किसी को घर तो चाहिए रहने के लिए। इंसान अगर रह रहा है तो रोटी कपड़ा मकान ये ज़रूरी है, और आप उसमें से एक ज़रूरत का फुलफ़िल कर रहे हैं लोगों की। सर, ये बिज़नेस आपने कैसे शुरू किया? ये 2010 में मैंने रियल एस्टेट में एंट्री की। अच्छा। और ये भी एक एक्सीडेंट था। मैं तो एक ज्वेलरी बैकग्राउंड से आता हूँ। उससे पहले ज्वेलरी के साथ साथ छोटा मोटा फाइनेंस हम किया करते थे। और जब फाइनेंस हम करते थे तो कुछ ना कुछ अगेंस्ट में सिक्योरिटी के रूप में लैंड वगैरह लेते थे। तो एक दौर ऐसा आया 2008 में जब सभी जो फाइनेंस थे वो अटक गए और हमारे पास सिर्फ लैंड बची। तो लैंड को क्लियर करते करते, और एक चीज़ देखी मैंने, जब आपको प्राइवेट फाइनेंस में जब आप फंडिंग करते हैं तब आप ज़्यादा स्कूटनी नहीं करते हैं। एक ट्रस्ट के ऊपर लेन देन ज़्यादा चलता है। तो जब 2008 में मैंने फाइनेंस किया तो जो भी लैंड मुझे मिली थी सिक्योरिटी के रूप में, वो उसमें बहुत सारे लिटिगेशन थे। तो 2008 से 2010 तक 2 साल में मैंने ये लैंड सब क्लियर की। जितने भी गवर्नमेंट इश्यूज थे, फैमिली इश्यू थे, वो क्लियर करते करते थोड़ा बहुत रियल एस्टेट का आइडिया आया। और वैसे मैं 2010 में रियल एस्टेट में एंटर हुआ। नाइस। तो सर, मुझे एक चीज़ जाननी थी, क्योंकि रियल एस्टेट का जब भी नाम आता है तो लोग बोलते हैं कि इनके पास तो बहुत पैसा है। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में ही बोला कि अगर रियल एस्टेट के पास बहुत पैसा, लेकिन कुछ इसकी कमियां भी तो होगी। रिस्क कितना है रियल एस्टेट में, और कभी मार्केट अप्स हो रहा है, डाउन हो रहा है, कभी पैसे की कहीं दिक्कत आ रही, वो किस तरीके से मैनेज करते हैं? क्योंकि बिजनेस दिखाने के लिए बड़ा है, लेकिन उसमें बड़ा अमाउंट भी पहले लगाना तो पड़ता ही है। तो वो कैसे होता है? क्या इसके डार्क सीक्रेट्स हैं? ऐसा है कि रियल एस्टेट में आपको अलग अलग तरह से आप रियल एस्टेट को डील कर सकते हैं। आप अगर बिल्डर बनना चाहते हैं तो उसका एक अलग प्रोसेस है। अच्छा। आप प्रमोटर बनना चाहते हैं तो उसका एक अलग प्रोसेस है। आपको सिर्फ मार्केटिंग करनी है या बेचनी है। रियल एस्टेट एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप हर स्टेज के अंदर, आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप यहाँ कमाई कर सकते हैं, और आपके पास पैसा है तो भी आप यहाँ पर कमाई कर सकते हैं। अच्छा। तो बिना पैसे के भी आपको कमाई करनी है तो आप रियल एस्टेट में जुड़िए। उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत जुड़िए आप, और सफलता निश्चित रूप से आपको बहुत धैर्य रखना पड़ेगा। रियल एस्टेट का सबसे बड़ा खासियत है कि आपको यहाँ पर पेशेंस बहुत चाहिए। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और पेशेंस के साथ साथ हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है। तो सर, एक चीज़, अब ये आपने जैसे बोला अगर पैसा नहीं है तब भी आप आ सकते हैं, तो हमारे बहुत सारे यूज़र्स होंगे जो सिर्फ सोचते हैं उन्हें काम करना है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे कि कहीं ना कहीं ये दिक्कत होती है कि पैसों की दिक्कत है। वो एक हर कोई फेस करता है। तो वो सर, ऐसा कौन सी चीज़ है जहाँ पर आप जा सकते हो? आप एक ब्रोकर, एक एजेंट का काम कर सकते हैं। अच्छा। एक ब्रोकर का काम कर सकते हैं। आपको खाली अच्छा बिल्डर को आइडेंटिफाई करना है, उनके प्रॉपर्टीज़ कहाँ कहाँ पर है उसको आइडेंटिफाई करना है, वहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है उसको समझना है, और वहाँ के रिक्वायरमेंट को देखते हुए आप अगर उस पर काम करते हैं तो आप 100% बिना पैसे के भी वहाँ पर कमीशन एजेंट के रूप में, ब्रोकर के रूप में, दलाल के रूप में अच्छा।
अच्छा काम कर सकते हैं। ओके। और मेरा जो जर्नी शुरू हुआ था तो उस टाइम पे मेरे पास पैसा नहीं था। 2010 में जब मैंने पहला प्रोजेक्ट किया, 2011 में मेरे पॉकेट में खाली 5,000 रुपया था। ओह, मैंने 5,000 रुपये से 13 करोड़ का प्रॉपर्टी लिया था। पॉकेट में 5,000 रुपया और सौदा कर लिया 13 करोड़ प्रॉपर्टी का। बाप रे। और वो भी इलेक्शन का टाइम था और 4 महीने में लैंडलॉर्ड को पैसा चुकाना था और मैंने चुकाया सक्सेसफुली। मैंने वो वो प्रोजेक्ट कैसे हो पाया? वो मंत्र क्या था? आपका ट्रस्ट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है रियल एस्टेट के अंदर। आपके ऊपर ट्रस्ट है, आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है। रियल एस्टेट में पैसे से रियल एस्टेट हो सकता है, ये बात मैं नहीं मानता हूँ। अगर आपके ऊपर लोगों को ट्रस्ट है, आपकी नीति अच्छी है, आप ईमानदार हैं, आप हमेशा लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, लोगों को अच्छा डिलीवर करना चाहते हैं, लोगों को अच्छी सुविधा देना चाहते हैं, आपके मन के भाव अगर कस्टमर फ्रेंडली हैं तो आपको रियल एस्टेट में पैसा की ज़रूरत नहीं है। सर, ये वैष्णो देवी ग्रुप ये आज के टाइम पे किस जगह है और मार्केट में किस तरह से सरवाइव कर रहा है? 2012 में पहला प्रोजेक्ट तो जब हमने किया था तब कोई कंपनी नहीं थी, मैंने इंडिविजुअली किया था। 2012 में हमने एक कंपनी का नींव रखा और 2012 से अब तक लगभग हम 32 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं सक्सेसफुली। ओके। 20 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा हम डिलीवर कर चुके हैं और आज हमारा स्थान बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी हमने गुडविल कमाई है, लोगों का विश्वास हमने अर्जित किया है, लोगों को हमने अच्छा रिटर्न्स दिया है। रियल एस्टेट में क्या होता है ना, एक तो आपको लोगों का विश्वास कैसे जीतना है कि आप जो बोल रहे हैं वो आपको डिलीवर करना है। करेक्ट। जो आपने बोला वो आपने डिलीवर कर दिया तो लोग आपके साथ में हैं। दूसरा, सही जगह पर सही प्रॉपर्टी देनी है जिससे लोगों का जो आज रियल एस्टेट या घर या मकान है वो अंतिम चॉइस होता है लोगों का। आपकी सभी ज़रूरत पूरी हो गई, रोटी कपड़ा और फिर बाद में मकान आता है, तो आपकी लाइफ टाइम की जो सेविंग होती है तो वो कोई ना कोई आके आपके यहाँ लगा रहा है। तो हमें सिर्फ अपने पैसे की चिंता नहीं करनी है, हमें करनी है चिंता जो आ रहा है हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर रहा है उसको लाइफ टाइम सेविंग है उसकी जब हम चिंता करते हैं और उसको हम अच्छी चीज़ देते हैं और अच्छा रिटर्न्स हमारे से मिलता है उनको, तो फिर आपको कभी भी पैसे की तकलीफ नहीं पड़ती है। आपका मेन होता है माल बिकना। आपका मार्केटिंग अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपको कभी रियल एस्टेट में प्रॉब्लम नहीं आती है। कैश फ्लो होना चाहिए और कैश फ्लो के लिए आपका मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। आपका जितना मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग है उतना आपका कैश फ्लो बना रहेगा। मार्केटिंग के साथ साथ आपका डेवलपमेंट है, आपकी जो लाइजनिंग वर्क है, आपका जो लीगल क्लियरेंस है, आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारी एक साथ में चलती है, लेकिन मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, इस बीच में मैं जानना चाहूँगी कि अगर हमें घर लेना हो तो हम क्या लेना प्रेफर करें? ज़मीन वाला घर, फ्लैट लेना पसंद करें, विलास में जाएं, मतलब किस तरीके की चीज़ों पे हमें जाना चाहिए? डिपेंड करता है आप कहाँ पर रहते हैं, आपको किस टाइप का लोकेशन चाहिए, आप क्या करते हैं, आपकी लिविंग क्या, आपका डे टू डे शेड्यूल क्या है, आपकी चॉइसेस क्या है, डिपेंड करता है। सब अच्छा है, अपार्टमेंट भी अच्छा है। आप अगर सिक्योरिटी और कम्युनिटी और आपको अच्छा वहाँ पर एटमॉस्फेयर चाहिए, अच्छी एम्यूनिटीज़ चाहिए। इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से अगर मैं जानना चाहूँ कि क्या बेस्ट रहेगा? इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखिए, अपार्टमेंट अगर आप प्री लॉन्च में लेते हैं तो आपको कोई भी बिल्डर अच्छे रेट में अच्छे प्राइस में आपको दे देगा। तो डे बाय डे जब लॉन्च होता है प्रोडक्ट, समझो एक 5,000 में हमने लॉन्च किया, तो जब वो एंड होता है तब तक वो 10,000 तक पहुंच जाता है या 8,000 तक पहुंच जाता है। तो जब आप प्री लॉन्च में लेते हैं तब हमेशा आपको फ़ायदा मिलता है प्री लॉन्च में। हाँ। लेकिन सर, प्री लॉन्च में तो रिस्क भी होता है, क्योंकि मैंने एक बार दिल्ली गुड़गांव की नोएडा की ही बात है, वहाँ पे एक बिल्डिंग बन रही थी, कुछ तो केस हुआ, बिल्डिंग आधी बनी है और रुक गई है और बिल्डिंग वो अभी तक उस पर काम नहीं चल रहा है। तो उसमें प्री लॉन्च में जिन्होंने बुक करा या जिन्होंने टोकन अमाउंट दे के रखा हुआ, उनका पैसा तो डूब गया। फिर उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, अभी जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए रेरा अभी गवर्नमेंट रेगुलेशन लेके आई है, तो आपको ये देखना है कि भाई जो
रेरा अप्रूव्ड या रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है उसी में आप इन्वेस्ट करें। आप बिल्डर की गुडविल को देखें, बिल्डर ने अब तक क्या क्या हैंडओवर किया है, क्या क्या डिलीवर किया है, कितने प्रोजेक्ट किए हैं, उनकी एबिलिटी क्या है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, वो चेक करके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सर फिर ये रेरा के बारे में कैसे पता चलेगा? आपको बिल्डर से ही पूछना होगा या उनके साइट पे सारी चीज़ें अपलोडेड हाँ, रहती बिल्कुल। वहाँ पर आपको अगर कोई भी प्रोजेक्ट आपको लॉन्च करना है तो अगर रेरा अप्रूव्ड है या रेरा सर्टिफाइड है तो ही आप उस प्रोजेक्ट की आप मार्केटिंग कर सकते हो, उसको लॉन्च कर सकते हो। बिना रेरा के आप कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं कर सकते हो। और आप बिल्कुल पूछिए जहाँ के आप कहीं पर भी लेना चाहते बोलिए आप रेरा अप्रूव्ड है क्या, आपका रेरा सर्टिफिकेशन नंबर क्या, आप पूछिए और बिल्कुल बहुत आपको बार देंगे। और कंपलसरी अभी तो ब्रोशर में भी रेरा का नंबर डालना इसमें कंपलसरी कोई है। डबल वेरिफिकेशन करने के लिए कुछ होगा? बिल्कुल आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं उसको। ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ें मुझे पता। बिल्कुल अप टू डेट आपको रेरा के वेबसाइट के ऊपर सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। ये प्रोजेक्ट कितने एकड़ का है, कितना आपका वहाँ पर अपार्टमेंट आ रहे हैं, इसकी प्रोजेक्ट वैल्यू क्या है, इसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है, यहाँ ये कितने दिन में आपको हैंड ओवर करेंगे, A to Z डिटेल, बिल्डर की सारी डिटेल से लगा के प्रोजेक्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको रेरा वेबसाइट पे मिल जाएगी। अच्छा, ओके ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ओके। तो सर अगर एक चीज़ ऐसी, मतलब कुछ ऐसा पर्सनल क्वेश्चन हुआ कि जो रियल इस्टेट का बिज़नेस कर रहे हैं, जब हम रियल इस्टेट बिज़नेस, जैसे कि हमने कोई ज़मीन ले ली, कोई हमने एरिया, कोई एकड़ हमने लिया, लैंड लिया, पर फिर हमारी जो मार्केटिंग प्लानिंग रहती है वो हम किस तरीके से करते हैं? देखिए दो तीन टाइप का होता है रियल एस्टेट। जैसे अभी आप तो एक तो आप खुद ऑन कर रहे हो लैंड और उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हो। जब आप खुद ऑन करते हो तो पहले लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस होता है, लीगल क्लियरेंस का प्रोसेस होता है, लीगल होने के बाद चेंज ऑफ लैंड यूज़ होता है, कन्वर्शन होता है, प्लानिंग होता है, प्लान सेंक्शन होता है, प्लान अप्रूवल के बाद रेरा होता है, और रेरा होने के बाद हम मार्केटिंग स्टार्ट करते हैं। तो मार्केटिंग स्टार्ट होने के बाद ही हमारा कैश फ्लो वापस रिटर्न स्टार्ट होता है। उससे पहले अगर आपका रेरा अप्रूव्ड हो गया है तो आप प्रोजेक्ट फाइनेंस बैंक से ले सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी सिबिल क्या है, आप कैसे पहले से आप बैंकिंग को यूज़ कर रहे हैं, आपका रीपेमेंट ट्रैक क्या है। तो बैंकिंग की बहुत अच्छी सुविधा मिल जाती है। गवर्नमेंट से ऐसा कोई फंडिंग का कोई प्रोविज़न नहीं है, गवर्नमेंट से ऐसा कोई फंडिंग का प्रोविज़न, हाँ एंड यूज़र को ज़रूर मिलता है। जैसे हम अभी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट करते हैं तो इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट से बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत ही कम परसेंटेज में ब्याज पर लोन मिलता है। एसएमई को तो बहुत अच्छे से अभी प्रमोशन मिल रहा है, गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है। जहाँ तक घर के लिए बात है तो घर के लिए भी बहुत अच्छी सुविधा है। घर के लिए भी आपको होम लोन बहुत ही सस्ते दर पे, बहुत ही कम इंटरेस्ट पे मिलता है। लेकिन बिल्डर को कोई गवर्नमेंट से कोई ऐसी कोई, हाँ जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अगर कोई वो जो क्राइटेरिया उसके अंदर कोई घर बनाता है तो उसमें इनकम टैक्स में कुछ आपको सब्सिडी है, कुछ आपको जो स्टैम्प ड्यूटी है उसके अंदर सब्सिडी है, उसमें है। मतलब मैंने अक्सर देखा रियल एस्टेट में कि बहुत सारे जो हमारे, अगर मार्केटिंग की जो टीम होती है या मार्केटिंग जब भी करनी होती है अपने प्रोडक्ट की, तो बहुत ज़्यादा फेक प्रोमिसेस होते हैं कि हम ऐसा बना देंगे घर का ये, लेकिन असल में जब हमें वो चीज़ें मिलती हैं, जब हम उसको प्रैक्टिकल में देखते हैं तो वो बहुत अलग होती है। तो क्या इस बीच में एज अ कस्टमर मुझे यहाँ पे पूरा रिटर्न में सब कुछ लेना चाहिए कि कैसे कैसे मेरे घर का पूरा डिज़ाइन कैसे होगा, या अगर मैं फ्लैट ले रही हूँ तो उसका क्या डिज़ाइन होगा, मेरा एरिया क्या होगा, ये सारी चीज़ें मुझे रिटर्न में लेनी चाहिए? देखिए जो आपका कारपेट के अंदर जो काम होता है वो तो कोई भी बिल्डर है तो वो पूरा करके ही देता है। चैलेंजेस कहाँ आता है, एम्यूनिटीज़ में आता है। तो एम्यूनिटीज़ भी आजकल तो सब लोग पहले एम्यूनिटीज़ बना देते हैं, और ये पूरा रेरा के अंदर आपको जब वो प्रोजेक्ट वहाँ पर सबमिट होता है तब सारी चीज़ें वहाँ पर सबमिट की जाती है, तो वो कंपलसरी है। उसके बाद आजकल वो पहले वाली चीज़ें नहीं रही, अभी बहुत ट्रांसपेरेंसी है और कोई भी ऐसे चीट नहीं कर सकता इजीली, और अगर ऐसा कोई चीट होता है तो उसके लिए बहुत सारे फॉरम है। अच्छा। तो वहाँ पर कंज्यूमर जा सकता है और अपना बेनिफिट के लिए वो चैलेंज कर सकता है। अभी पूरा जो मार्केट है वो कंज्यूमर फ्रेंडली, जितने भी लॉ बन रहे हैं
वो इन्वेस्टर फ्रेंडली बन रहे हैं। अच्छा, ओके। बिजनेसमैन फ्रेंडली लॉ कभी बनता ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। जितने भी लॉ बनते हैं ना वो, और होना भी यही चाहिए। आज हो सकता है कि किसी ने गलत किया, नोएडा में आज एक ही प्रोजेक्ट तो नहीं है, हजारों प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट। हाँ, उसमें से कोई 5 प्रोजेक्ट बंद होंगे, तो उनकी भी कुछ मजबूरियाँ होगी। उन्होंने, देखिए, चीट करने वाले लाख में एक होते हैं जिनका एजेंडा ही चीट करने का होता है। और कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया कि पूरी बिल्डिंग बन गई, प्लास्टर सब हो गया, उसके बाद काम रुक गया, काम। कुछ कोर्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई। तो मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं, ओके। काम बंद होने के मल्टीपल रीज़न हो सकते तो सर, जब एक काम बंद हो जाता है उस बीच में, जैसे कि अगर मैंने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, मुझे वहाँ से एक फ्लैट लेना है, लेकिन अब वहाँ पे कुछ उनका कोर्ट केस हुआ, वो चीज़ें रुक गई, तो उस बीच में जो मेरा पैसा गया वो तो डूब गया, वो मुझे कैसे रिटर्न मिलेगा? नहीं, आप वापस, आपका पैसा डूबा नहीं है, आपका एग्रीमेंट हुआ रहता है, ठीक है। तो एग्रीमेंट के अंदर क्लॉज रहते हैं सारी तरह के। इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि आप जो भी करते हैं पहले आप उसको स्टडी कीजिए। आप 5,000 10,000 बचाने के चक्कर में क्या करते हैं, लोग का एडवोकेट के पास जाते नहीं हैं। एडवोकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप प्रॉपर्टी लीजिए, पहले अच्छे एडवोकेट के पास जाइए। 20,000 50,000 रुपया फीस लगे तो लगे, करोड़ों लगाने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन जब 50,000 फीस, 50,000 क्यों देना है, 50,000 क्यों बर्बाद करना है, ये जो भावना है ना, उसको बदलने की ज़रूरत है। जब आपके साथ कोई लीगल पार्टनर होगा, एडवोकेट होगा, तो आप 80-90% वहीं पर आपका बचाव हो जाएगा। ओके। और एक चीज़ ध्यान देने लायक है, जब भी आप एग्रीमेंट करते हो पूरा काम वाइट में करो, ब्लैक वाला काम मत करो। जब यह कच्चे पक्के में जाते हैं ना आप, तभी आप फंसते हैं। करेक्ट। जब आप 100% बैंक थ्रू काम करेंगे, डीडी से काम करेंगे, चेक से काम करेंगे, तो आपको 99% कोई धोखा नहीं दे सकता। अगर कोई रियल एस्टेट में आ रहा है तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बिजनेस को ग्रो करने की? देखिए, सबसे पहले तो आपको मार्केट को समझना पड़ेगा कि मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, कौन से एरिया में क्या लोगों को पसंद है, क्या चाहिए, लोगों की ज़रूरत को, लोगों के इमोशन को जब आप पकड़ते हैं, तब आप कोई भी प्रोडक्ट को बेच पाते हैं। तो आप जब भी ये रियल एस्टेट का बिज़नेस करना चाहते हो, तो रियल एस्टेट बिज़नेस जितना इजी दिखता है उतना इजी है नहीं। करेक्ट। आपको उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ा आपके अंदर हिम्मत बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास हिम्मत नहीं है, आप पेशेंस के साथ काम नहीं कर सकते हैं, तो आपको रियल एस्टेट में नहीं आना चाहिए। रियल एस्टेट में मैंने 2018 में एक प्रोजेक्ट फाइनल किया था, उसमें कोर्ट केस आ गए, अभी 2024 में ख़त्म हुआ, 6 साल लग गए उसमें। तो आपको वेट एंड वॉच करना पड़ता है। अभी एक मैंने 2015 में प्रोजेक्ट किया था, वो अभी भी केस चल रहा है। 50 एकड़ का कैसे हैंडल करते हैं? 50 एकड़ का प्रोजेक्ट है, बीच में 3 एकड़ में केस चल रहा है आपस में। तो अगर 3 एकड़ के, उस 3 एकड़ में अगर किसी का इन्वेस्टमेंट हो गया, फिर उन्हें कैसे आप डील करते हो? क्या होता है ना, देखिए, एक तो सबसे पहले कि 50 एकड़ का प्रोजेक्ट 3 एकड़ की वजह से अटका हुआ है। हाँ। ठीक है, 47 एकड़ क्लियर है, लेकिन वो 3 एकड़ है बीच का एक स्ट्रेच, उसकी वजह से अटका हुआ है। अटका हुआ है तो अटका हुआ है, बस उसको सॉल्व करना है। तो वहाँ से आप डरना नहीं है, आप भाग नहीं सकते वहाँ से। Correct. वहाँ से यू टर्न है नहीं, आपको जाना है, उसको फेस करना है और क्लियर करना है। तो वहाँ से फिर आपका सेलिंग प्रोसेस शुरू हो गया होगा अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है? देखिए, कई तरह के इन्वेस्टर होते हैं। अच्छा। एक तो जो एंड यूज़र होता है ना, उसको माल नहीं सेल कर सकते। उसका पूरा प्रोसेस होने के बाद ही, रहरा आने के बाद ही हम कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टर होते हैं, इन्वेस्टर के बिना तो रियल एस्टेट आप कर ही नहीं सकते। और रियल एस्टेट ऐसी चीज़ है, रोज़ सुबह उठो और पैसा चाहिए, हम किसी को मना नहीं करते हैं। जितना पैसा उतना कम है रियल एस्टेट में। करेक्ट। आपको डेली 100 करोड़ रुपया, 500 करोड़ भी आ गया तो आपके पास प्रोजेक्ट है रियल एस्टेट में, और आपके पास 1 रुपया भी नहीं है तो आपको मैनेज करने आना चाहिए। आज हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है तो भी हम मैनेज करते हैं, और 100 करोड़ आ गया तो उसको भी 100 करोड़ को कहाँ लगाना है वो हम जानते हैं, हमारी पकड़ है। आज आपको सिर्फ रियल एस्टेट बोलने से या बिल्डर बिल्डर के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड करने से आप बिल्डर नहीं बन सकते। आपको उसकी जो जानकारी है पूरी लेनी पड़ेगी, आपको पूरा सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और इसके लिए कोई स्कूल इंस्टीट्यूट नहीं है।
आपको ज़मीन में उतरना पड़ेगा, तभी आप प्रैक्टिकल नॉलेज से रियल एस्टेट कर सकते हो। आप पेपर के ज्ञान से या बुक के ज्ञान से रियल एस्टेट नहीं कर सकते। आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को आपको फेस करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मुझे घर लेना है, आपने सजेस्ट किया कि मुझे एक एडवोकेट के थ्रू ही, मतलब एडवोकेट से सजेशन लेना चाहिए, तो एडवोकेट खुद अपने कुछ लीगल्स बनाते हैं कि ये इसके अंदर आते हैं, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें मुझे आपके साथ डिस्कस करके प्रॉपर एक सिग्नेचर वाला लीगली जाना चाहिए, या फिर आप जो मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं मुझे उस पर डिस्कस करना चाहिए अपने एडवोकेट से? देखिए, जैसे आप हमारे पास आए, आपने हमारे पास अपार्टमेंट बुकिंग किया, तो आप एक टोकन एडवांस देते हैं, हम आपको डॉक्यूमेंट देते हैं। करेक्ट। वो डॉक्यूमेंट आपको अपने एडवोकेट को दिखाना है। एडवोकेट जो भी चेकलिस्ट देते हैं, वो रिक्वायर लिस्ट देते हैं। वो रिक्वायर लिस्ट वापस आपको बिल्डर से कलेक्ट करनी है। कलेक्ट करने के बाद पूरा 100% लीगल होने के बाद, 100% लीगल मतलब 100%, आजकल तो डिजिटल जो हमारा एरा चल रहा है उसमें हर चीज़ आपको अवेलेबल है। कोई भी प्रॉपर्टी के ऊपर कोर्ट केस है नहीं है, आप घर बैठे अपने मोबाइल पे देख सकते हो। करेक्ट। ठीक है। और रेरा सर्टिफिकेशन हुआ है नहीं हुआ है आप देख सकते हो। बीबीएमपी में जो प्लान सैंक्शन हुआ है वो ओरिजिनल है डुप्लीकेट आप देख सकते हो। मतलब हर चीज़ आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। तो आपका एक अच्छा एडवोकेट हो जो लीगल पूरा स्क्रूटनी करे। स्क्रूटनी करने के बाद आप एग्रीमेंट लीजिए, बिल्डर आपको एग्रीमेंट देगा, वो एग्रीमेंट को भी आप चेक करवाइए एडवोकेट के पास, और पूरा 100% स्क्रूटनी होने के बाद आप एग्रीमेंट कीजिए। करेक्ट। सर, वैष्णो देवी ग्रुप ने अभी उनका किस लेवल पे है? वैष्णो देवी ग्रुप ने अभी तक कितने हाउस बनाए हुए हैं, कितने लोगों को आवास दिया हुआ है? देखिए, आवास में तो अभी तक हमने रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के लगभग 6 प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किए हैं, और इंडस्ट्रियल हमने लगभग वेयरहाउसिंग और इंडस्ट्री के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए हमने लगभग 23 प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किए हैं, और प्लॉटेड डेवलपमेंट में रेजिडेंशियल हमने लगभग 8 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं। अभी हमारे नेक्स्ट 4 तो इंडस्ट्रियल पार्क, बिजनेस पार्क आ रहे हैं। ओके। हमारे 2 रेजिडेंशियल टावर आ रहे हैं जो 33 फ्लोर के हैं, और उसके बाद हमारा जो प्लॉटेड डेवलपमेंट में प्रीमियम विला प्लॉट का हमारा 3 प्रोजेक्ट नया आ रहा है। तो काफ़ी प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अभी अगले 10 साल तक हम प्रोजेक्ट कर सके उतना लैंड हमारे पास है, और लगातार हम उस प्रोसेस में चल रहे हैं। मैंने एक काम किया कि मैंने लैंड लेना कभी बंद नहीं किया। कितना भी चैलेंजेस आया, कितना भी मनी मार्केट में जो फ्लो था, वो कैश फ्लो बहुत टाइट चल रहा था, फिर भी मैंने लैंड एक्विजिशन कभी बंद नहीं किया। ये बहुत लंबा प्रोसेस है और इतने चैलेंज आते हैं। अभी कोई लैंड जो आप रियल एस्टेट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है लैंड। अगर आपके पास लैंड है तो आपका प्रोजेक्ट बनेगा। करेक्ट। आपके पास लैंड नहीं है तो आपका प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। और लैंड कहाँ से मिलती है? लैंडलॉर्ड और बिल्डर के बीच में एक बहुत बड़ा स्ट्रांग पूल है जो ब्रिज का काम करता है। वो लोग है एजेंट, जिसको हम ब्रोकर बोलते हैं, दलाल बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं। मैं उनको पार्टनर बोलता हूँ, वो हमारे पार्टनर हैं। प्लॉट लेना ज़्यादा बेटर रहता है या फिर हम फ्लैट? देखिए, अगर आपको वहाँ पर रहना है और उसको एंजॉय करना है प्रॉपर्टी को, तो आप अपार्टमेंट लीजिए। आपको अगर सिटी के अंदर आप काम करते हैं या सिटी के अंदर आपका बिजनेस है, तो आपको आने जाने के लिए भी बहुत सुविधा रहेगी। और अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं समझता हूँ आपको प्लॉट में ज़्यादा रिटर्न्स आपको मिलेंगे। कंपेरेटिवली अपार्टमेंट से ज़्यादा आपको रिटर्न्स प्लॉट के अंदर मिलेंगे। एक ऐसा मिथ भी है कि फ्लैट्स आपको रिटर्न अच्छा नहीं देता है, लेकिन प्रॉपर्टी आपको अच्छा रिटर्न देती है, क्योंकि फ्लैट तो क्या पुराने हो जाते हैं। पुराने जैसे ही वो धीरे धीरे पुराने होना शुरू होंगे, उसका मार्केट वैल्यू डाउन होते जाएगा। फिर जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि ज़मीन की रेट तो बढ़ गई उस एरिया की, लेकिन हमारा तो फ्लैट है ना, ज़मीन तो है ही नहीं। नहीं, आपको एक अनडिवाइडेड शेयर मिलता है। अच्छा। आप ये मत समझिए कि आप अपार्टमेंट लिया तो आपकी ज़मीन नहीं है। उसमें हर अपार्टमेंट के अंदर आपकी ज़मीन का एक रेशियो होता है, उसको अनडिवाइडेड शेयर बोला जाता है। तो उतनी ज़मीन तो आपके पास है। अच्छा। आप कोई भी अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो आपका समझ लीजिए कि 3000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है,
तो 300 से 450 स्क्वायर फीट तक आपका ज़मीन का रेशियो आपका रहता है, आपका मालिकाना हक आपका रहता है। वो कैसे पता चलता है, ये थोड़ा सा वो interesting मेंशन्ड होता है। अच्छा। जब आप परचेज करते हैं, जब आप एग्रीमेंट करते हैं, उसमें सारी चीज़ें डिटेल में वहाँ पर नोट डाउन की रहती है। और आप जब सेल डीड करते हैं, आपका एब्सोल्यूट सेल डीड होता है, तो उसमें भी अनडिवाइडेड शेयर का आपका वहाँ पर मेंशन होता है कि भाई आपका ज़मीन का शेयर आपका इतना रहेगा। तो सर ये सब मैंने आपकी जर्नी सुनी और आपने मुझे बताया कि बिज़नेस में क्या क्या स्ट्रगल्स होते हैं, क्या क्या लॉस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस दोनों का बैलेंस किस तरह से बैलेंस करना चाहिए। सर एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगी, फिनेंस से अगर मैं रिलेटेड बात करूँ कि पैसों को आपको किस तरह से डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक जगह लिया, आपने एक जगह इन्वेस्ट किया, आपने कोई लैंड लिया, आपने उस पर बिल्डिंग बना दी, आपने जो भी आपका जैसा भी इन्वेस्टमेंट, लेकिन जब आपके पास वो पैसा आ गया फिर उसका तो वो कहाँ यूज़ कर रहे, किस तरह से आपको डिवाइड करना चाहिए अपने उस फिनेंसिस को। देखिए, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है आज की तारीख में, क्योंकि पहले के ज़माने में ऑप्शन बहुत कम हुआ करते थे। एग्जैक्टली। पहले के दौर में क्या होता था, या तो गोल्ड था या सिल्वर था। लैंड का भी इतना प्रचलन नहीं था पहले। गोल्ड, सिल्वर या फिर एफडी कर दो आप। अभी तो बहुत ऑप्शन है। जो भी करो सोच समझ के करो। और हमेशा आपके पास अगर 1 लाख रुपया है तो उस 1 लाख को एक जगह इन्वेस्ट मत करो। आप उसके 10-10 हज़ार के 10 पार्ट कर लो, उसको 10 जगह इन्वेस्ट करो। ओके जैसे कि मैं ये जानना चाहूँगी कि लैंड का अगर मैं बिज़नेस कर रही हूँ, जैसे कि मेरे सारे फ्लैट्स बिक गए, या अगर मैं विलास भी बना रही हूँ, तो मेरी जो प्रॉपर्टी थी वो सारी चीज़ें मेरी ऑन प्रोसेस चल रही है, वो सारी चीज़ें अच्छी हो गई है। लेकिन इसके बाद अगर मुझे नया बिज़नेस में तो नया स्टेप आउट करना पड़ेगा, वरना अगर मैं रुक गई तो फिर से मैं डाउन हो जाऊँगी। तो उस चीज़ को मुझे कैसे बैलेंस रखना पड़ेगा कि मेरे पास मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं, मेरे उनके पास ही उनकी सैलरी चले जाए, मेरे बाकी की चीज़ें भी ना रुके, मेरे घर के फाइनेंसेस भी चलते रहे। तो हम उसको कैश फ्लो को किस तरह से मैनेज करते हैं, क्योंकि मार्केट में हमें कभी क्राइसिस भी आ सकते हैं, मार्केट डाउन भी जा सकता है, मार्केट अप भी जाए, तो वहाँ पे कैसे मैनेज करना होता है। देखिए, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपके पास अभी कोविड का है। कोविड के टाइम पे सब चीज़ें रुक गई थी, लेकिन हमने एक भी हमारे स्टाफ को हमने वापस नहीं भेजा। हमने किसी की छुट्टी नहीं की, क्योंकि हमको पता था कि जहाँ से चैलेंज आते हैं ना, वहीं से अपॉर्चुनिटी भी शुरू होती है। तो हमको पता था कि हम वहाँ से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिलने वाली हैं। तो हमने हमेशा ये ध्यान रखा कि हमने हमारा जितना भी वैष्णो देवी परिवार है, उसमें जितने भी हमारे स्टाफ हैं, हमारे साथ जो काम कर रहे हैं, सब बहुत पुराने हैं और वो हमारी एक फैमिली है। उनको हम फैमिली के जैसे ही ट्रीट करते हैं, हम साथ में फैमिली के जैसे ही रहते हैं। और जब आपके साथ आपका हनुमान मजबूत होता है ना, आपका लक्ष्मण मजबूत होता है, आपका अर्जुन मजबूत होता है, आपका भीम मजबूत होता है, तो आपकी टीम जब मजबूत होती है ना, तब आपको किसी भी चैलेंज को फेस करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं आती है। और ये हमेशा ज़रूरी है, आपके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, आपका कोई भी बिजनेस हो, आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको हर चीज़ को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो सर आपको इन सब चीज़ों की प्रेरणा कहाँ से मिली? घर का कुछ ऐसा रहा, या पहले घर का कुछ बिजनेस था, या घर पे ये सब चीज़ें देखने को मिली? नहीं, हम बहुत ही छोटे गांव से, गुजरात से हम बिलोंग करते हैं। और मेरी जर्नी बीड़ी बेचने से शुरू हुई थी। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, केरोसिन, जो ठेला होता है साग भाजी का, वो, तो उससे मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। तो मैंने ठोकर खा के बहुत कुछ सीखा है। मेरी जितनी भी प्रेरणा मिली है, मुझे ठोकर खा के मिली है। मैंने बहुत लाइफ में ठोकर खाई है, मैंने बहुत नुकसान किया है, और मैंने बहुत थपेड़े खाए हैं, बहुत गालियाँ सुनी है, बहुत लोगों ने मुझे बहुत हीन भावना से देखा है। लोगों ने मुझे बहुत ही मतलब नीचे स्तर पर मुझे लोग समझते थे, देखते थे, लेकिन मैं हमेशा उन लोगों से प्रेरणा लेता था। मैंने हर स्टेप के अंदर मैंने एक अपना गोल सेट किया। जब मैं बीड़ी सिगरेट बेचता था, तो वहाँ से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करते हुए मैं मैसूर आया। मैसूर में मैंने 2 साल नौकरी की ज्वेलरी के बिज़नेस में। तो बीड़ी से, सिगरेट से सीधा ज्वेलरी में आ गया। वहाँ पर थोड़ा धंधा सीखने के बाद ज्वेलरी का बिज़नेस स्टार्ट किया, होलसेल स्टार्ट किया, फिर रिटेल स्टार्ट किया, फिर मैंने स्टील बर्तन की दुकान की।
तो जैसे जैसे सिचुएशन थी वैसे वैसे मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं ज्वेलरी का होलसेल में बैठता था, होलसेल का बिजनेस करता था, अब मैं स्टील के बर्तन बेच रहा हूँ। मेरे को कभी वो अंदर से महसूस नहीं हुआ। लोगों को लगता था ये देखो कल ये होलसेल कर रहा था, आज ये देखो स्टील के बर्तन बेच रहा है। लोगों को मैं हंसी का पात्र था लोगों के बीच में, लेकिन मैंने कभी काम को छोटा नहीं समझा। जिस समय में जो परिस्थिति थी उस काम को मैंने किया और खुशी खुशी किया और दबा के किया। मतलब बीड़ी से लगा के बिल्डिंग तक का जो सफ़र है बहुत ही शानदार सफ़र है, बहुत ही मज़ेदार सफ़र है। हर सफ़र को मैंने एंजॉय किया है। उसके साथ साथ मैंने ये बहुत बड़ी बात सीखी कि लर्न अर्न एंड रिटर्न। मतलब आप जिस समाज में रहते हो, जिस सोसाइटी में आप रहते हो, वहीं से आप सीखते हो, वहीं से आप कमाते हो, तो वहीं पर आप रिटर्न भी करने का अंदर एक भाव रखिए। जब तक आपका ये भाव नहीं होगा, और आज इतनी अपॉर्चुनिटी है, इंडिया नेक्स्ट 20 साल तक नेक्स्ट लेवल तक जाने वाला है। इंडिया में जितनी अपॉर्चुनिटी है उतनी अपॉर्चुनिटी पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं है। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करना जानते हैं, आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर ईमानदारी है, आपको लोगों के साथ डील करना आता है, तो आप हमेशा ट्राई कीजिए कि आप बिजनेसमैन बने। बिजनेसमैन बनना बहुत इजी है, व्यापार करना बहुत इजी है, लेकिन सबसे बड़ा शर्त है आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। आपको हमेशा, आप हार्डवर्क करने से अगर नहीं डरते हैं, चुनौतियों से आप नहीं डरते हैं, आप अगर आपके अंदर हिम्मत है, और हमेशा बड़ा सोचो, बड़ा गोल रखो, बड़ा सोचो। ऐसा नहीं है कि बड़ा सोच लिया उससे बड़ा हो जाओगे आप। बड़ा सोचने के साथ साथ उस गोल को कैसे रीच करना है उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। सर, इस जर्नी में आपने अपने सीखने, अपने लर्निंग प्रोसेस और अपना स्ट्रगल, अपने सारी चीज़ें शेयर करी, लेकिन क्या कभी आपने सोचा था कि आप एक रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आएंगे और इस लेवल तक अपने बिजनेस को ऊपर तक लेकर जाएंगे? मैंने कभी नहीं सोचा। मेरा अंतिम गोल रियल एस्टेट कभी नहीं था, ना मुझे पता था, ना मुझे मेरे अंदर कभी ये रियल एस्टेट के बारे में सोच आई। कभी बिल्डर के भाड़े का घर लेने का कैपेसिटी नहीं था, तो लोगों को घर देने की बात तो दूर दूर तक नहीं सोच सकते। लेकिन मैंने स्टेप बाय स्टेप अपने गोल को सेट किया। मैंने हमेशा ये सोचा कि मुझे एवरेस्ट पर जाना है, लेकिन एवरेस्ट पर जाने के लिए मुझे कौन से स्तर से गुजरना पड़ेगा, मैंने उसको पहले स्टडी किया, और धीरे धीरे मैंने उस गोल को, अपने गोल को, अभी भी मेरा अलग गोल है। अभी रियल एस्टेट मेरा अंतिम गोल नहीं है, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। अभी तो शुरुआत है। मैं समझता हूँ कि अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, और हमेशा सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं हमेशा सीखता रहता हूँ। आज भी यहाँ पर आया तो बहुत कुछ सीख के जाऊँगा आप लोगों से, और मेरा जो दिमाग है हमेशा सीखता रहता है। मेरे अंदर बहुत भूख है सीखने की, और ये भूख की वजह से ही मुझे बहुत सारे नए आइडियाज़ मिलते हैं। मैं बहुत सारे, आजकल मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ। लोग डोनेशन की बात करते हैं, दान धर्म की बात करते हैं। मैं सबसे पहले एक बात सबको बताता हूँ, आप टैक्स चोरी मत करो। आप 100% ईमानदारी से टैक्स पे करो, क्योंकि ये सबसे बड़ा दान है। आपके टैक्स के रुपये से पूरे भारत का निर्माण होता है। तो आप हम डोनेशन की बात कहाँ करते हैं? अनाथ आश्रम को खाना खिलाना, वृद्धाश्रम में देना, या कोई प्राणी को देना, गायों को, वहाँ पर भी दीजिए आप। लेकिन आपके टैक्स पे करने से पूरा पैसा इसी तरह के डेवलपमेंट में लगने वाला है। तो सबसे बड़ा डोनेशन कौन सा हुआ? सबसे बड़ा डोनेशन कौन सा है? टैक्स से बड़ा डोनेशन कोई नहीं है। आपके टैक्स से हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों का जीवन बनता है। आज जितनी भी सरकारी योजना चल रही है, किसके ऊपर चल रही है? कहीं ना कहीं टैक्स पेयर के ऊपर। जब आप टैक्स पे करते हो, आज जितनी भी स्कीम गवर्नमेंट दे रही है, जितने भी गरीब लोगों के कल्याण के लिए सरकार योजना चला रही है,
वो टैक्स के अमाउंट से होती है, कहीं ना कहीं आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो सबसे बड़ा डोनेशन तो टैक्स है। करेक्ट। तो ये डोनेशन से कभी मत चूको। बाकी डोनेशन आप कर सको तो करो, नहीं करो तो चलेगा, लेकिन ये डोनेशन आप जरूर करो, जिससे भारत निर्माण होगा तो आपका स्वयं का निर्माण होगा। आपका देश निर्माण सबसे पहले जरूरी है। करेक्ट। जो इस बिजनेस में आना चाह रहे हैं उनको किन किन चीज़ों पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छी चीज़ है, सोच समझ के करना चाहिए। और जो इस बिज़नेस में आना चाहते हैं वो इस बिज़नेस को पहले समझें। और कोई भी बिज़नेस आपको करना है तो एज ए इन्वेस्टर आप जुड़िए, पहले आप समझिए, पहले स्लीपिंग पार्टनर बनिए, फिर बाद में एक्टिव पार्टनर, कुछ परसेंटेज एक्टिव पार्टनर अगर आपका बिजनेस एलो करता है, आपका टाइम एलो करता है, तो कुछ परसेंटेज में आप एक्टिव पार्टनर बनिए। एक्टिव पार्टनर बनने के बाद सोच समझिए बिजनेस को, और फिर आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए, तो 100% आप इस बिज़नेस में आइए। बहुत अच्छा बिज़नेस है, लेकिन आपका जो कंफर्ट है उस कंफर्ट से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। करेक्ट। आप कंफर्ट जोन में रहकर रियल एस्टेट नहीं कर सकते। करेक्ट। अगर आप समझते हैं कि मैं 9 to 9 दुकान में बैठ के बिजनेस कर रहा हूँ, माल बेच रहा हूँ, वैसा रियल एस्टेट नहीं है। आपको खाना भी छोड़ना पड़ेगा, आपको सोना भी छोड़ना पड़ेगा, आपको नींद, चैन सब छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप रियल एस्टेट में सक्सेस हो सकते हो। हाँ, एक समय तक, उसके बाद तो आपका हर चीज़ में एक्सपर्टीज़ होती है, तो थोड़े समय के बाद आपको भी इसकी जो पल्स है वो मालूम पड़ जाएगी और आप भी आराम से कर सकते हैं। और बहुत रियल एस्टेट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इमोशंस में ज़्यादा बह रहे हो तो भी आपको दिक्कत है, अगर आप इमोशनल नहीं हो तो भी दिक्कत है, क्योंकि फिर लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेल जाएंगे। लेकिन अगर घर ले रहे हो तो लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं, तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। नहीं, देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि रियल एस्टेट का मतलब क्या है कि आप किसी का घर बना रहे हो, ठीक है, और हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका खुद का घर होना चाहिए। करेक्ट। और हमारे भारतीयों, हम जो इंडियन लोग हैं, हम जो भारतीय लोग हैं, तो हमारा घर को हम एक मंदिर मानते हैं। करेक्ट। ठीक है, तो उस मंदिर का जब आप निर्माण करते हैं, जब आप उसको बना रहे हैं, तो आपके अंदर के क्या भाव होने चाहिए, आपके अंदर के इमोशन क्या होने चाहिए। जब आप सही इमोशन के साथ काम करते हो, देखिए, मैं जिसको घर दे रहा हूँ वो वहाँ जाने के बाद ग्रो होना चाहिए, उसके परिवार में खुशी आनी चाहिए, उसका बिजनेस, उसकी नौकरी, उसकी सर्विस अच्छी होनी चाहिए। तो जब मैं ये भाव के साथ, वो इमोशन के साथ जब मैं आपको घर दे रहा हूँ, तो आप वहाँ पर खुश रहेंगे, आप वहाँ पर आगे बढ़ेंगे, और आप आगे बढ़ेंगे तो मैं आगे बढ़ूँगा। आप एक घर में आपने अच्छा प्रोग्रेस किया, तो फिर आप पहले आपने 1 BHK लिया, फिर बाद में आप 2 BHK लेंगे, फिर बाद में आप 3-5 BHK लेंगे, फिर आप खुद का बंगला लेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आपका जो कंज्यूमर है, आपका जो कस्टमर है, ग्राहक को भगवान का रूप माना जाता है। क्यों माना जाता है? अगर ग्राहक नहीं हो तो कौन सी फैक्ट्री चलेगी, कौन सी इंडस्ट्री चलेगी, कौन सा बिजनेस चलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे कस्टमर। कस्टमर हमारे भगवान है। तो कस्टमर को क्या चाहिए? कस्टमर को कभी परेशान मत करो। सही है। कस्टमर कभी कभी ऐसी डिमांड भी होती है जो इनवैलिड होती है। तो आजकल के जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन है, जो मार्केटिंग वाले, वो सब लोग उससे बहुत ज़्यादा मतलब उनको लगता है कि ये क्या है, ये ऐसी इररिलेवेंट बातें करता है, ये क्या है, अनवांटेड चीज़ें करता है। ऐसा नहीं है, उसको समझाओ। हर आदमी चाहता है कि मुझे जो कमिटमेंट दिया है उससे 1% मुझे ज़्यादा मिले। सही है ना? सही है। पानी पूरी खाने जाते हैं, हाँ, सूखी पापड़ी के लिए वेट करते हैं। सूखी, देखो आपने पूरा प्लेट 8 पानी पूरी खा ली, उससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। जब तक आप वो सूखी पूरी नहीं खाओगे ना, तब तक आपकी पानी पूरी का वो मज़ा कंप्लीट नहीं होता है।
ट्रू ट्रू। अभी किसी दिन आपको मना कर दिया सूखी पूड़ी के लिए, तो फिर बोला अरे आपके वो 8 पानी पूरी का जो टेस्ट है ना, मजा है ना, वो मजा खत्म हो खत्म जाता हो है। ट्रू। तो ये है ना, ये माइंडसेट है। बस लोगों को खुश रखो, जितने आपके ग्राहक खुश हैं उतना आपका बिजनेस बड़ा है। और बिजनेस बड़ा करने का एक ही मंत्र है, आपके ग्राहक को ईमानदारी के साथ सेटिस्फाइड करो। मैं इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको, जो इंसान बीड़ी बेचते बेचते, बीड़ी सिगरेट प्लास्टिक बर्तन बेचते बेचते रियल एस्टेट में आता है, ठीक है, ABCD मालूम नहीं है, लेकिन यही हमारे जो कस्टमर हैं उन्होंने मुझे सिखाया है। उन्होंने हमारी सब गलतियां, हमने बहुत गलतियां की है, हर व्यक्ति करता है, लेकिन हमने कोई भी गलती को रिपीट नहीं किया है। यही सबसे अच्छी खासियत। हमारे कस्टमर क्यों खुश है, हमने एक बार जो गलती की वहाँ से जो सीखा, वो गलती हमने दोबारा नहीं की। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, और मैं तो आज देवगुरु धर्म का आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि ऐसे ऐसे कस्टमर मिले हैं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और आज भी सिखा रहे हैं। क्यों, रियल एस्टेट ऐसा बिजनेस है कि रियल एस्टेट में हमेशा आपके अगर इन्वेस्टर अच्छे हैं तो आप ग्रो करते हैं, आपका गुडविल बना रहता है। कभी कभी कोई प्रोजेक्ट में कोई इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया और वो प्रोजेक्ट 5 साल 7 साल डिले हो गया। एक प्रोजेक्ट हमारा है जो वो लगभग 8 साल डिले हो गया, ठीक है, 6 साल डिले हो गया, फिर भी हमारे इन्वेस्टर हमारे साथ उसी विश्वास के साथ बने हुए हैं। तो ये इन्वेस्टर है, हमारे कस्टमर है, हमारे लैंडलॉर्ड है, हमारे जो मटेरियल सप्लायर्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये सबका एक टीम वर्क है जो हम ग्रो कर रहे हैं। और बहुत ही धरती माता का आशीर्वाद है कि धरती माता ने इस रूप में हमें काम दिया है। सबको कुछ ना कुछ काम दिया है, हमको भी ये काम दिया है। हम तो एक केयर टेकर है। देखिए, धरती अभी तक बढ़ी नहीं है, पृथ्वी की साइज़ है वो उतनी ही है। आप ये समझिए कि पहले ये ज़मीनें राजा महाराजाओं के नाम पे थी, फिर मुग़ल आए उनके नाम पे हुई, उसके बाद राजा महाराजा वापस आए उनके नाम पे हुई, उसके बाद ब्रिटिश आए हमारी ज़मीन, उसके बाद दूसरे लोग आए हमारी ज़मीन। ये खाली नाम बदलते रहते हैं। आज वैष्णो देवी ग्रुप ऑफ कंपनीज है, कल कोई और नाम होगा, परसों कोई और नाम होगा, ज़मीन तो वही है। तो आज से सर के साथ साथ आपने रियल एस्टेट के बारे में सोचा है, किस तरह से बिजनेस ग्रो करना है। सर ने आपको ये बताया कि अपने आसपास की चीज़ों को कितना साफ रखना। मतलब एक चीज़ अच्छी ये देखने को मिली कि एक बिजनेस के साथ साथ सिर्फ मनी माइंडेड होना ही ज़रूरी नहीं होता। आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, उनको भी साथ में लेकर बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ इन्वायरमेंट पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आज नहीं सुधरेगा तो कल ज़रूर बिगड़ेगा। तो आज सुधारोगे तो कभी कल सुधरेगा, जिसकी शुरुआत हमें आज से ही करनी चाहिए। सर ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन बताई है। इससे रिलेटेड कोई और सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। सर से कांटेक्ट करना चाहते हो तो इनके टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। जैसे कि सर ने बताया, इनकी जो ग्रुप है वो है वैष्णो देवी ग्रुप। वहाँ पे अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस हैं, कुछ जानना है, एज अ मेंटर, एज अ गाइड इनसे कुछ लेना है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको लगता है कि ये पॉडकास्ट किसी के और के काम आ सकता है, जहाँ ये हेल्पफुल हो सकता है, उनके साथ ज़रूर शेयर करना। और फिलहाल हमें एंड तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे जल्द किसी नए टॉपिक के साथ। वो कौन सा टॉपिक क्या होना चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं एक चीज़ समझता हूँ कि हर व्यक्ति को हमेशा आगे बढ़ने के लिए सोचना चाहिए। आप हमेशा एक गोल के साथ, एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़िए। खुद आगे नहीं बढ़ना है, आपकी जितनी भी पूरी टीम है उसको आप आगे बढ़ाइए। जितनी आपकी टीम आगे बढ़ेगी, जितना आपका ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा, जितना आपका समाज आगे बढ़ेगा, उतना आप स्वयं आगे बढ़ेंगे। आप सोचिए कि अगर आपने 100 लोगों को आगे बढ़ाया तो वो 100 लोग मिलके आपको आगे बढ़ाएंगे। तो वो 100 कदम आगे बढ़े हैं तो आप कितने कदम आगे बढ़ेंगे? तो इसकी शुरुआत अपने घर से कीजिए, अपने परिवार को
अपने जितने भी हमारा एरिया है उसको, हमारे समाज को, सोशली जितना आप इन्वॉल्व रहोगे, अपने समाज के साथ जितना आप जुड़ोगे, उतना आपका विकास होगा, उतना आपका नेटवर्किंग बढ़ेगा। और आजकल तो डेटा करोड़ों रुपए में बिक रहा है। डेटा का मतलब क्या है? नेटवर्किंग। आप जितना नेटवर्किंग करोगे, फ्री फंड में नेटवर्किंग होती है समाज में जुड़ने से। तो समाज में जुड़ो, समाज में काम करो, समाज में अपना सहयोग दो और देखो कि आप अपना विकास कैसे करते हो। तो सब ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, यही मैं सबके प्रति मंगल कामना करता हूँ। और मैं समझता हूँ आज आप लोग देख रहे हैं और कल आप यहाँ पर आकर अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, यही मैं आपके प्रति, सबके प्रति मंगल कामना करता हूँ। नमस्कार। बॉस वाला, बी द बॉस।